अब हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये 3 चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। मैं पहले भी इनके बारे में बात कर चुका हूँ और आज फिर से कर रहा हूँ, जिसमें से पहला है टाइम ट्रैवल, दूसरा है एलियंस और तीसरा है घोस्ट। मैंने अपनी आखिरी वीडियो में एक घोस्ट की बात करी थी, यानी एक भूत की, और वो वीडियो मेरे अब तक की यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्लॉप वीडियो रह चुकी है। इतना ही नहीं, मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि जब भी मैंने कोई घोस्ट या भूत से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाई है, वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं कभी समझ ही नहीं पाया, पर पता नहीं क्यों मैं पहली बार अपनी वीडियो में ऐसी तरीके की बात कर रहा हूँ। खैर, अब हम लोग अपने केस पे आते हैं। उन 3 चीज़ों में से आज जिस चीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है एलियंस, यूएफओस। अब यूएफओ एलियंस की एग्जिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा केस स्टडीज हो चुकी है। सालों से लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये एलियंस या यूएफओस या फिर कोई भी ऐसी तरीके की चीज जो कि दूसरी दुनिया की लगती है, इनमें एक बात बहुत ज्यादा कॉमन है। वो क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे इस केस को ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है डेटन, टेक्सास में। डेटन एक सिटी है जो कि यूएसए के स्टेट टेक्सास में आती है। अब इस सिटी में इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए यहाँ घूमने के लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में इस सिटी की पॉपुलेशन है लगभग 10,000 लोगों की, लेकिन यहाँ काम करने लोग दूर दूर से आते हैं। अब इसी सिटी में मैं आप लोगों को लेके चलूँगा दिसंबर साल 1980 में। बेटी कैश, विकी लैंड्रम अपने पोते कॉल्बी के साथ एक गाड़ी में डेटन की तरफ आ रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे और वो लोग एक ऐसी सड़क पे थे जो दोनों साइड से जंगल से घिरी हुई थी। तभी कॉल्बी ने दूर से एक कोई बहुत बड़ी सी चीज नोटिस कर ली जो कि पेड़ों के ऊपर से ही दिख रही थी, क्योंकि उस चीज से बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी। उसने अपने ग्रैंड पेरेंट बेटी और विकी को इसके बारे में बताया, लेकिन उन दोनों ने सिंपली इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी का रेडियो कट गया है। उसके साथ साथ आसपास की हवा बहुत ज्यादा गर्म हो रही थी, माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था और आखिरकार वो बड़ी सी लाइट उन लोगों के सामने ही थी। वो बड़ी सी लाइट सी चीज हवा में लटकी हुई थी। अब जब बेटी ने उसे नोटिस किया तो तुरंत ही कार के ब्रेक मारे, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी। इवन कार के अंदर भी एक अजीब सी गर्मी थी जिससे अंदर की चीजें बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती जा रही थी। जब बेटी ने अपना हाथ मूव किया तो उसने नोटिस किया कि उसके हाथ की परछाई कार के पीछे सरफेस में छप गई थी और इसी के चलते बेटी और विकी दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। वो चीज शहर के पानी की टंकी जितनी बड़ी थी और उसके साथ वो डायमंड शेप में थी। वो थोड़ा थोड़ा सिल्वर कलर का था और उसके बीच में ब्लू कलर की लाइट भी थी। अब उनका पोता कॉल्बी विकी को तो अंदर ले आता है, लेकिन बेटी बाहर ही रहती है और उल्टा वो उस चीज के थोड़ा और नजदीक चली जाती है ताकि वो उसको बेहतर तरीके से देख पाए। लेकिन हीट और लाइट इन दोनों की वजह से बेटी और नजदीक नहीं जाती है और चुपचाप अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाती है। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसको अपना हाथ हटाना पड़ता है और बाद में वो अपनी कोट की मदद से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अंदर बैठ जाती है। जब बेटी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है और मजबूरन उन तीनों को गाड़ी के अंदर ही 20 मिनट बिताने पड़ते हैं। बाद में उन्होंने ये बताया कि वो 20 मिनट ऐसे लग रहे थे जैसे वो सालों से उसी गाड़ी के अंदर फंस चुके हैं। अचानक से वो बड़ी सी चीज थोड़ी और ऊपर गई और पेड़ों के ऊपर से जाके वो चीज एक साइड से टेढ़ी हो गई। तभी वहां पे बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं जो कि यूएस मिलिट्री के थे। अब अचानक से वो बड़े से डायमंड सी चीज बहुत दूर चली जाती है साउथ की तरफ और वो 23 यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उसका पीछा करने लगते हैं। उस चीज के वहां से हटते ही कार का रेडियो चलने लगता है। उसके साथ कार तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। अब बेटी ने कार को गियर में डाली और चुपचाप वो लोग अपने घर की तरफ आने लगे। जब बेटी, विकी और कॉल्बी घर पे आ जाते हैं तो उन तीनों को एकदम सिमिलर सिम्टम्स होने लगते हैं। उन तीनों को बहुत ज्यादा थकावट और बहुत ही ज्यादा कमजोरी होने लगती है। इवन बेटी ने तो ये भी बताया कि उनको बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी, उन्हें कंटिन्यूसली पानी की जरूरत पड़ रही थी। अब बेटी के साथ चीजें और ज्यादा अलग हो जाती हैं। उनका शरीर थोड़ा थोड़ा सूजने लगता है और तो और उनके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। उनके शरीर की स्किन बहुत ज्यादा लाल हो जा रही थी और बड़े बड़े दाने उनके पूरे शरीर पे आ जा रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि उनको सनबर्न हो गया है, लेकिन ये बात कुछ और ही थी। बेटी की हालत और ज्यादा सीरियस हो जाती है। गुच्छे गुच्छे में उनके बाल टूटने लगते हैं
इसीलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उनकी स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जा रही थी कि उनके दोस्त उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उनकी कमजोरी इस लेवल पे पहुंच चुकी थी। ये सारी चीजें 2 हफ्तों तक चलती रहती हैं। आखिरकार बेटी ने डिसाइड किया कि विकी, बेटी और कॉल्बी वो तीनों हॉस्पिटल वालों को सब कुछ सच सच बता देंगे। भले हॉस्पिटल वाले उनकी बात पे बिलीव करे या ना करे, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उनकी बात पे बिलीव किया। हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट ने यह बताया कि बेटी को किसी तरीके की आयोनाइजिंग रेडिएशन पॉइजनिंग हो गई है, जो कि शायद उस ऑब्जेक्ट की वजह से ही हुई थी। और धीरे धीरे बेटी और विकी की हेल्थ और ज्यादा खराब होती जाती है। इवेंचुअली बेटी को तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और इस चीज का पता चलता है साल 1982 में। और विकी को एक आंख में कैटरैक्ट हो जाता है। अब कमाल की बात तो ये थी कि उस सड़क वाले हादसे से पहले उन दोनों को ऐसी कोई भी तरह की बीमारी नहीं थी। अब इस बीमारी के इलाज के लिए उन दोनों को अच्छा खासा पैसा चाहिए था, जो कि उन दोनों के पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूएसए की एजेंसीज और ऑफिशियल से बात करेंगे। तब यूएसए के सेनेटर लॉयड बेंसन और जॉन टावर ने यह डिसाइड किया कि उनको कंप्लेन करनी चाहिए बर्गस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस में। बेटी और विकी ने नासा में भी बात करी और नासा वालों ने यह सजेस्ट किया कि उनको बात करनी चाहिए एरोस्पेस इंजीनियर जिनका नाम जॉन सुशलर था, क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट था यूएफओ से रिलेटेड केसेस में। इसके बाद जॉन अग्री हो जाते हैं बेटी और विकी की बात सुन के इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसके बाद वो दोनों जॉन को उसी साइट पे लेके जाती हैं। जॉन ने वहां नोटिस किया कि बहुत ही बड़ा बर्न मार्क वहां के रोड पे आज भी मौजूद था, जिसकी वजह से विकी और बेटी के क्लेम्स और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जस्ट 1 हफ्ते बाद जब जॉन उस साइट पे वापस आते हैं तो रोड को खनकर उसको ठीक कर दिया गया था। और इसका रीजन ये बताया था कि ट्रक्स को उस बर्न मार्क की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मतलब वो जला हुआ रोड उनके टायर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जब जॉन ने और इन्वेस्टिगेट किया तो लगभग 10 से ज्यादा लोग उस दिन यूएफओ को देखते हैं और उसके साथ साथ कई सारे लोगों ने मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को भी देखा था। उनमें से एक थे डेटन के पुलिस ऑफिसर लमार वॉकर, और वो थे अपनी वाइफ मैरी के साथ। उन्होंने ये बोला कि उस दिन उन्होंने लगभग 12 यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स को देखा था। उन्होंने ये जरूर बोला कि उन्होंने यूएफओ को तो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के नीचे एक बहुत ही बड़ी सी चीज जो कि शाइन कर रही थी, बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, उन्होंने ये चीज नोटिस करी थी। बाद में उन्होंने अच्छे से बताते हुए ये बोला कि वो लाइट किसी एक हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि कई सारे हेलीकॉप्टर्स के साथ एक साथ आ रही थी। अब अप्रैल का एक दिन था और साल था 1981 का, जब जॉन की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही थी। एक यूएस आर्मी का हेलीकॉप्टर डेटन के एक फार्मर लाइव स्टॉक शो में जाता है और विकी और कॉल्बी भी उसी शो में मौजूद रहते हैं। जब कॉल्बी ने उस हेलीकॉप्टर को लैंड होते हुए देखा तो कॉल्बी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको वो पुराना हादसा याद आने लगता है। इस पर विकी उसको ये बोलती है कि कॉल्बी को जाके पायलट से बात करनी चाहिए ताकि उसका ये फेयर निकल जाए। अब विकी और बच्चा कॉल्बी एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं उस पायलट से बात करने के लिए। तभी कॉल्बी पायलट से ये पूछता है कि क्या उन्होंने कभी किसी तरीके का यूएफओ देखा है, जिसके जवाब में पायलट ये जवाब देता है कि वो इस इलाके में पहले भी आ चुका है एक यूएफओ एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी तुरंत विकी ये बताती है कि उसने उस यूएफओ को देखा था जिसके रेडिएशन की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये सुनते ही उस मिलिट्री पायलट ने उन दोनों को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल दिया। अब इसकी वजह से ये लगता है कि यूएसए की गवर्नमेंट कैश लैंडरम केस से वाकिफ थी, लेकिन बाद में ये चीज सामने आती है कि वो पायलट किसी और इवेंट की बात कर रहा था जो कि साल 1977 में हुई थी, विकी के यूएफओ एनकाउंटर से 3 साल पहले की। अब आखिरकार बेटी और विकी की मुलाकात हुई बर्गस्ट्रॉम एयर फोर्स बेस पे। वहाँ के ऑफिशियल्स इन दोनों से मिले और इन दोनों की हेल्थ कंसर्न को समझा। लेकिन जब दोबारा इन लोगों की मुलाकात हुई और वो तारीख थी 21 अगस्त की, यहाँ पे विकी और बेटी को लगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एंट्री करते ही विकी और बेटी को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ पे विकी ये चीज नोटिस करती है कि उस एरिया का यानी डेटन टेक्सास का एक बहुत ही बड़ा मैप वहाँ पे डिस्प्ले हुआ पड़ा था और जहाँ पे बेकी, विकी और कॉल्बी ने यूएफओ देखा था उस जगह को एग्जैक्टली पिन किया गया था। फिर भी
बेटी और विकी को ये लगा कि शायद ये लोग उनकी मदद मेडिकल हेल्प से करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनसे ही एक्सप्लेनेशन मांगने लगे। विकी और बेटी का 2 घंटे तक इंटरव्यू चला। उनसे उस इंसिडेंट के बारे में सारी चीजें पूछी जा रही थी। अब आखिर में बेटी और विकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए उन्होंने यूएसए की गवर्नमेंट पे ही केस कर दिया। अब 1982 में केस स्टार्ट हुआ और पूरे 4 सालों तक ये केस चला, जिसमें आर्मी के ऑफिशियल्स भी आए, नासा के ऑफिशियल्स भी आए, उसके साथ साथ एयरफोर्स के ऑफिशियल को भी बुलाया गया। कोर्ट में सबसे पूछताछ की गई और सब ने अपनी दलीलें रखी। उन सब लोगों ने सिंपली ये बोल दिया कि वो डायमंड टाइप के यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और एंड में जज ने सिंपली केस डिसमिस कर दिया क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं था। यहाँ तक कि वो हेलीकॉप्टर्स जो कि मिलिट्री के थे उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला, और लास्ट में बेटी, विकी और कॉल्बी को कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा वाहियात बात है। लेकिन विकी और बेटी ने हार नहीं मानी। इसके बाद वो कई सारे टीवी शोज में जाती हैं और जस्टिस की डिमांड करती हैं। इवन विकी एक बहुत ही फेमस टेलीविजन शो पे गई जिसका नाम था दैट्स इनक्रेडिबल। वहाँ पे लाइव टेलीविजन पे एक डॉक्टर ने विकी को हिप्नोटाइज किया और वो सारी रात की डिटेल्स निकलवाई। और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें लाइव चल रही थी, और जो विक्की ने जैसे जैसे पहले बताया था वो सारी चीजें बिल्कुल सच हुई। बेटी और विकी ने लगातार सारे टीवी अपीयरेंस में यही चीज बोली कि ये सारे मामले के पीछे यूएस मिलिट्री ही है, और इवन उन लोगों ने कई बार बेटी की गाड़ी को भी खरीदने की कोशिश करी, जबकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। बेटी और विकी का ये कहना था कि उस इंसिडेंट में एलियन वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि उसमें यूएस मिलिट्री ही इन्वॉल्व थी। लेकिन उस टाइम एक टेलीविजन शो आता था जिसका नाम यूएफओ कवर अप था। उसमें एक एनोनिमस सोर्स से ये चीज पता चली थी कि उस डायमंड शेप के यूएफओ को मिलिट्री ही पायलट कर रही थी, लेकिन उसमें एलियंस भी मौजूद थे। लेकिन इस चीज का कोई भी कंफर्मेशन आज तक नहीं मिला है। बहुत सारे आई विटनेस होने के बावजूद भी इस केस को कोर्ट में प्रूव नहीं किया गया। इसी के चलते बहुत लोगों का ये मानना है कि ये इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। उनमें से एक थे यूएफओ रिसर्चर और जर्नलिस्ट फिलिप क्लास। उनके एक 1998 के आर्टिकल में उन्होंने ये चीज लिखी थी कि बेटी का ये कहना था कि यूएफओ से एक बीपिंग साउंड आ रही थी, लेकिन उस बच्चे कॉल्बी का ये बोलना था कि किसी भी तरीके की साउंड उस यूएफओ से नहीं आ रही थी। जॉन शिजलर, जो कि इनिशियली इस केस पे यानी इस यूएफओ वाले इंसिडेंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने साल 1998 जनवरी में एक बुक रिलीज करी जिसका नाम रखा द कैश लैंडरम यूएफओ इंसिडेंट। उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि उन तीनों इंसानों को यानी कॉल्बी, बेटी और विकी को जो भी मेडिकल इश्यूज हुए थे उसका रीजन गामा रेज थे जो कि उस यूएफओ से निकले थे। लेकिन उन्होंने ही साल 1981 में ये चीज बताई थी कि जब वो उस दौरान इस केस पे रिसर्च कर रहे थे तो उनको उस यूएफओ वाली जगह से किसी भी तरीके की रेडियो एक्टिव लेवल्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि वो मेडिकल स्टेटमेंट्स भी सही तरीके से सटीक नहीं बैठते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, ये मेडिकल नोट्स सिर्फ और सिर्फ रूमर्स हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ये चीज सामने आई कि बेटी को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी उस डिसीज को एलोपेशिया बोलते हैं, ना कि वो किसी तरीके की रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। अब एंड में बेटी कैश की डेथ हुई साल 1998 को और तारीख थी 29 दिसंबर, एग्जैक्टली उस यूएफओ वाले इंसिडेंट के 18 साल बाद, और उस टाइम बेटी की एज थी 69 ईयर्स की। दूसरी तरफ विकी लैंडरम की डेथ हुई साल 2007 में और उनकी एज थी उस टाइम 83। मरते दम तक इन दोनों औरतों ने हमेशा यही चीज बोली कि उस दिन जो हुआ वो कोई झूठ नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई थी, और इसके पीछे यूएस की गवर्नमेंट ही थी, और गवर्नमेंट ने हमेशा उस इंसिडेंट के बारे में अपने लोगों से छुपाया है। उस टाइम तो कॉल्बी लैंडरम सिर्फ 7 साल के थे, लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक, इवन अपनी जवानी तक वो लगातार टीवी शोज में, न्यूज चैनल पे अपेयर होते रहे और इस कहानी के बारे में लोगों को बताते रहे। उल्टा लोग उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाते रहे। लोगों का ये कहना था कि ये बंदा यानी कॉल्बी झूठ बोल रहा है, और वो सारा इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ था। 29 दिसंबर साल 1980 की रात को जो भी हुआ उसको एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने देखा। बहुत ही सारे लोगों ने उसकी साइटिंग को कंफर्म किया। एक नहीं, कई सारे
उस इंसिडेंट के आई विटनेस थे। इवन बेटी, कॉल्बी और विकी ने मेडिकल इश्यूज तक फेस किए। उसके बावजूद भी इस केस का आज तक कुछ भी नहीं पता चला और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही बन के रह गई है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे 3 चीजों की बात करी थी और वो चीजें हैं एलियंस, घोस्ट और टाइम ट्रैवल। मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में इन तीनों चीजों में एक चीज बहुत ज्यादा तरीके से नोटिस करी है कि इन तीनों चीजों की साइटिंग्स ज्यादातर हमेशा यूएसए में ही क्यों होती है। अब आप लोग बोलेंगे कि घोस्ट की एग्जिस्टेंस तो इंडिया में भी होती है। जी हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं इन तीनों चीजों में बिलीव करता हूँ। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को आप लोग कंबाइन करेंगे तो इनकी ज्यादातर साइटिंग्स हमेशा यूएसए में ही होती हैं। अब इसका रीजन क्या है मैं भी कभी समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन एक बात और है, इन तीनों चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं और उसमें से ज्यादातर चीजें हॉलीवुड यानी यूएसए के फिल्म मेकर्स क्यों बनाते हैं। खैर, इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। कैश लैंडर मिस्ट्री भले एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि यूएसए की गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है। आप लोगों ने कभी न कभी एरिया 51 के बारे में जरूर सुना होगा। खैर, अब इस केस के ऊपर यानी कैश लैंडर मिस्ट्री के ऊपर आप लोगों का कहना है या मेरे थॉट्स के ऊपर आप सब लोगों की अपनी सोच क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखिए और जो सबसे जरूरी है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है।